बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे थर्ड चैप्टर के 3.1 to 3.7। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 3.1 शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। कि यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी के एक्सप्लेनेशन से डिफाइन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को डिफाइन करें। गिव एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एसआई यूनिट भी बताएं। बच्चों, इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, हम टर्न बाय टर्न इनको हैंडल करेंगे। सबसे पहला हिस्सा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। कि यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी में डिफरेंस बताएं। यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी में डिफरेंस आप मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन एक आसान तरीका आपको यह बताया जा रहा है कि ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। के बॉडी के बारे में कहा जाएगा कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद टाइम चेंज ना हो। वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है उसको स्पीड भी कहते हैं, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में यही फर्क होता है कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड विद डायरेक्शन वेलोसिटी कहलाती है। तो अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बॉडी के बारे में कहा जाएगा कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है इफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद टाइम चेंज ना हो तो ऐसी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। एग्जाम्पल दे सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ए कार मूव्स ऑन अ स्ट्रेट रोड विद कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई कार स्ट्रेट रोड पर कांस्टेंट स्पीड से जाती है, अगर स्ट्रेट रोड पर कांस्टेंट स्पीड से जाएंगे, कांस्टेंट स्पीड का मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगी। स्ट्रेट रोड पर जाएंगे तो डायरेक्शन में भी नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। अब वेरिएबल वेलोसिटी हम लोग बड़ी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। इसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे कि अ बॉडी सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। बॉडी के बारे में कहा जाएगा कि वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है इफ इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद चेंज विद टाइम। अगर उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद टाइम चेंज हो। अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में किसी एक चीज में चेंज आई, किसी एक फैक्टर में चेंज आया विद टाइम, तो ऐसी वेलोसिटी जो होगी उसको हम वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे। बच्चों, ये तो हो गया यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी में डिफरेंस। मैं आपको बताता चलूं कि इसको और भी बहुत सारे तरीकों से आप लोग इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स टेक्स्ट में, टेक्स्ट बुक के अंदर ये बताया गया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन कि इफ अ बॉडी मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डज नॉट चेंज। कि अगर कोई बॉडी ऐसे मूव करती है कि उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज ना हो, देन इट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो ऐसी वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। And if a body moves in such a way that its instantaneous velocity is changing, then it is said to be moving with variable velocity। मतलब बात बताने का ये है कि यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी में बहुत सारे तरीकों से डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो आपको पहला बताया वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद टाइम चेंज नहीं होते तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद टाइम चेंज होते हैं, दोनों में से कोई एक या दोनों में से कोई एक या दोनों में चेंज आता है, तो ऐसी वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी कहलाती है। बच्चों, दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। दूसरे पार्ट में है फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी। के वेरिएबल वेलोसिटी से डिफाइन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को डिफाइन करें। देखिए, अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में चेंज आता है ना विद टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसी तो एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। के वेलोसिटी में जो चेंज आता है विद टाइम उसी को ही एक्सेलरेशन कहा जाता है। और आखिरी पार्ट में हमसे ये पूछा जा रहा है गिव एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एसआई यूनिट बताएं। देखिए, वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज होती है विद टाइम। वेलोसिटी की एक डेफिनेशन ये भी होती है ना, डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद टाइम। तो ये इसका फार्मूला है, इसी से हम इसका यूनिट बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट बनेगा। एक्सेलरेशन का भी एसआई यूनिट पूछा हुआ है, तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में चेंज विद टाइम। वेलोसिटी का यूनिट बताया है मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड। ये सेकंड अगर हम ऊपर ले जाएं तो s रेज टू पावर -1 एंड -1
ये भी ऊपर लेके जाएंगे ना, -1 एंड -1 -2 हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होगा। बच्चों दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक ऑब्जेक्ट है, उसे वर्टिकली अपवर्ड अमूदन सीधा ऊपर की तरफ फेंका गया। डिस्कस साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको जी से लिखा जाता है, स्मॉल जी से, उसकी आपने साइन डिस्कस करनी है रिलेटिव टू वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिहाज से, व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज इन एयर, जब ऑब्जेक्ट एयर में होता है। बच्चों व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की साइन होगी ना रिलेटिव वेलोसिटी, विल बी नेगेटिव। साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटिव टू वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिहाज से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की साइन क्या होगी? नेगेटिव। उसकी वजह ये होती है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से पैदा होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होती है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जिधर को फोर्स लगती है उधर कोई एक्सेलरेशन पैदा होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। लेकिन जब हम किसी चीज को फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो अपवर्ड होगी। तब आप देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी के, यानी हमारी दी जाने वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्योंकि ये वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव साइन लिया जाता है। वैसे ये भी याद रखिएगा कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं वेलोसिटी कम होती है, और डिक्रीज इन वेलोसिटी से भी एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में हमसे वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया, तो हम वो बता रहे हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कि जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी साइन को नेगेटिव लिया जाता है। उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की साइन को इसलिए नेगेटिव लेते हैं बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ गिवन वेलोसिटी, क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी होती है ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो हमेशा डाउनवर्ड रहनी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन उस वक्त ऊपर की तरफ होती है, तो ये नेगेटिव में लिया जाता है। बच्चों थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये है, कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन। क्या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डायरेक्शन रिवर्स कर सकती है व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो? इफ सो, अगर ऐसा है, गिवन एग्जांपल, इसकी एग्जांपल दें। बच्चों इसका आंसर है यस, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन रिवर्स डायरेक्शन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डायरेक्शन रिवर्स कर सकती है जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे। एग्जांपल इसकी ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है, आफ्टर अटेनिंग मैक्सिमम हाइट इट विल कम बैक। मैक्सिमम हाइट हासिल करने के बाद वो वापस तो आएगा। लेकिन आप देखें कि इस सूरत हाल में वेलोसिटी ने डायरेक्शन चेंज की है। ऊपर की तरफ जब आपने फेंका तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड थी, जब वो वापस मुड़ता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी, ये अपनी साइन और वैल्यू चेंज नहीं करता। अब जो हमने इसके साथ साइन नेगेटिव लगाई थी वो तो वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाई थी, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड रहती है, वो तो वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव लगाया गया था। बेसिकली वैसे ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, ये डायरेक्शन नीचे की तरफ ही रखता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी मैग्नीट्यूड भी सरफेस ऑफ अर्थ के करीब करीब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहती है। तो विद रेफरेंस टू वेलोसिटी नेगेटिव लगा लिया था, वरना ना ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वो हमेशा डाउनवर्ड रहेगी, और सरफेस ऑफ अर्थ के करीब जहां पर आप एक जगह मौजूद होंगे उसकी वैल्यू भी वहां पर उतनी कांस्टेंट रहेगी, जैसे हमारे यहाँ ज्यादातर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली जाती है। तो आंसर हमने इसका ये देना है कि यस, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन रिवर्स डायरेक्शन, कि वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन रिवर्स कर सकती है व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एग्जांपल इज दैट कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है, आफ्टर अटेनिंग मैक्सिमम हाइट इट विल कम बैक। मैक्सिमम हाइट हासिल करने के बाद वो वापस आएगा। इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में, ऊपर जाने में और वापस आने में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगा विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन वेलोसिटी रिवर्सेस डायरेक्शन, वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। याद रखिएगा बच्चों, ये सारी बात जो है ना, एक लो एल्टीट्यूड यानी कम बुलंदी तक बॉल फेंकने के लिए, चीज को फेंकने के लिए होल्ड करेगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 3.4, स्पेसिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, कि दुरुस्त स्टेटमेंट को आपने स्पेसिफाई करना है, मखसूस करना है, बताना है कि इसमें से दुरुस्त स्टेटमेंट कौन सी है। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग, जबकि उसकी स्पीड चेंज हो रही है। बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी हो, स्पीड चेंज हो, ये फॉल्स स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर स्पीड चेंज हुई तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती। अभी मैंने आपको पहले शॉर्ट क्वेश्चन में भी बताया कि वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी, और वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है एक्चुअली वो स्पीड होती है।
क्योंकि स्पीड को जैसे डायरेक्शन मिलती है तो वो वेलोसिटी बन जाती है। जब आप स्पीड चेंज करेंगे तो स्पीड चेंज करने से मुराद वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बदलेगी। अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बदल गई तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। बिकॉज ए बॉडी कैन नॉट हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी हो ही नहीं सकती। इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग, जब उसकी स्पीड चेंज होगी, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी, वो कांस्टेंट नहीं रह सकती। बी पार्ट है बच्चों, बी स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है। उसकी वजह ये है कि वेलोसिटी स्पीड पे डिपेंडेंट है, स्पीड वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। स्पीड कांस्टेंट रखें, वेलोसिटी तो डायरेक्शन से चेंज हो जाएगी। जैसे एक ऑब्जेक्ट है वो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, अगर 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन राइट लेफ्ट अगर टर्न लेता रहा तो उसकी डायरेक्शन चूंकि चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो इसका मतलब हुआ कि ये ट्रू स्टेटमेंट है कि एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कैन चेंज, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी बाय चेंजिंग द डायरेक्शन चेंज कर दें, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। बच्चों सी पार्ट की तरफ आते हैं। सी स्टेटमेंट इस तरह से है, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ जीरो वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो, इवन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, एक्सेलरेशन जीरो ना हो, वेलोसिटी जीरो हो जाए, एक्सेलरेशन जीरो ना हो। बच्चों वेलोसिटी जीरो हो सकती है, जब ब्रेक्स लगाई जाती हैं फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन उस वक्त एक्सेलरेशन जीरो नहीं आता। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपको बता रहे हैं सपोज समझने के लिए, तो एक ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ब्रेक्स अप्लाई की तो उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। अगर हमें उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है इन 1 सेकंड, कि ये सारा प्रोसेस 1 सेकंड में हो गया, तो अब एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी में चेंज विद टाइम, यानी फाइनल से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करें, 0 - 10 और 1 सेकंड से डिवाइड कर दें, तो ये -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो आप देखें एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो चुकी थी। ये वैसे एवरेज एक्सेलरेशन होता है। तो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ये सही स्टेटमेंट है कि एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ जीरो वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो सकती है बट एक्सेलरेशन नॉट जीरो, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो लास्ट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, ये भी ट्रू स्टेटमेंट थी सी। डी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी, वो अपनी वेलोसिटी को रिवर्स कर जाए। बच्चों इसकी एग्जांपल तो अभी आपको प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन में भी दी है। कैन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कि एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, कैन रिवर्स वेलोसिटी, वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी। और वो तब हुआ जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका, वो डाउनवर्ड आया, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहा जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था, जिसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट रही, लेकिन वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर ली थी। वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है लेकिन एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कांस्टेंट रही। सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। बच्चों पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, बाकी तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। एक्चुअली हमें तो सिर्फ इसमें स्पेसिफाई करना था कि ट्रू स्टेटमेंट्स और फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है, लेकिन साथ रीजन पता हो तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से है, एन मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, एक बंदा है टावर के ऊपर खड़ा है, थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अप, उसने एक बॉल सीधी ऊपर की तरफ फेंकी है विद इनिशियल वेलोसिटी, विद वेलोसिटी vi के साथ। एट द सेम टाइम उसी वक्त थ्रोज द सेकंड बॉल स्ट्रेट डाउन, दूसरी बार उसने सीधी नीचे की तरफ फेंक दी है विद द सेम स्पीड, उसी स्पीड के साथ। एक बॉल सीधी ऊपर की तरफ फेंकेगी, दूसरी उसी स्पीड के साथ नीचे की तरफ फेंकेगी। विच बॉल हैव अ लार्जर स्पीड, किस बॉल की स्पीड ज्यादा होगी व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड, जब वो जमीन को टकराएगी। इग्नोर एयर फ्रिक्शन को नजरअंदाज कर दें। क्वेश्चन पहले अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि एक बंदा टावर के ऊपर खड़ा है, एक बॉल वो ऊपर की तरफ फेंकता है, दूसरी बॉल नीचे की तरफ फेंकता है, सेम स्पीड के साथ, जो जिस स्पीड के साथ ऊपर को फेंकी उसी स्पीड के साथ दूसरी बॉल नीचे की तरफ फेंकी जाएगी। अब क्वेश्चन उनका यह है कि अगर एयर फ्रिक्शन नजरअंदाज कर दें, विच बॉल हैव द लार्जर स्पीड व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड, जब वो जमीन से टकराएंगे तो किस बॉल की स्पीड ज्यादा होगी। बच्चे याद रखिएगा बोथ बॉल्स हैव द सेम स्पीड, दोनों बॉल्स की स्पीड सेम होगी, रीचेस द ग्राउंड एट डिफरेंट टाइम, दोनों बॉल ऊपर की तरफ फेंकेगी और नीचे की तरफ फेंकेगी, दोनों की स्पीड तो सेम होगी लेकिन वो जमीन पर मुख्तलिफ वक्तों में पहुंचेगी। लेकिन इसकी रीजन क्या है कि जो ऊपर की तरफ फेंकेगी और जो नीचे की तरफ फेंकेगी, क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट्स को लगता है जो नीचे की तरफ फेंकी जाने वाली बॉल है इसकी स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो बॉल ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी इसको उतनी वेलोसिटी दी गई है जितनी नीचे वाली को दी गई, जब इसको उतनी वेलोसिटी ऊपर की तरफ देंगे तो ये वेलोसिटी एक्चुअली इसकी किनेटिक एनर्जी होगी, और जब हाइट तक पहुंचेगी तो ये किनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में बदलेगी, जैसे वो टर्न बैक करेगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी फिर किनेटिक एनर्जी में बदलने लगेगी।
यानी इस कॉमन पॉइंट पे जो पॉइंट ए है वो पोटेंशियल एनर्जी जो फिर से किनेटिक, जब चीजें ऊपर जाती हैं तो किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदलती है, वापस आती है तो पोटेंशियल किनेटिक में बदलती है। तो जैसे वो वापस आएगी ना पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक में बदल रही होगी, तो यहां आके उसने उतनी किनेटिक एनर्जी हासिल करनी है जितनी के स्पीड और किनेटिक एनर्जी नीचे दी जाने वाली बॉल को दी गई थी, क्योंकि स्पीड दोनों की सेम है, मैस दोनों की सेम है। तो इसका मतलब ये वापस आने वाली बॉल इस पॉइंट ए पर, जिसको कॉमन पॉइंट कहा जा रहा है, यहां पर आके पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, बदल चुकी होगी और उतनी किनेटिक एनर्जी हासिल कर लेगी, उतनी स्पीड हासिल कर लेगी जितनी नीचे गिरने वाली बॉल ने स्पीड हासिल की होगी। तो दोनों की इस कॉमन पॉइंट पे सेम स्पीड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसका आंसर देंगे कि इग्नोरिंग द एयर फ्रिक्शन, कि अगर हम एयर फ्रिक्शन को नजरअंदाज कर दें, बोथ बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड विद द सेम स्पीड, दोनों बॉल सेम स्पीड से जमीन के साथ टकराएंगी, बट एट डिफरेंट टाइम, लेकिन मुख्तलिफ वक्तों में। बिकॉज द बॉल विच इज थ्रोन अपवर्ड, क्योंकि जो बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई है, गेन द सेम स्पीड, वो उतनी स्पीड हासिल कर लेगी एट अ कॉमन पॉइंट पे वेयर द सेकंड बॉल मूव्स डाउनवर्ड, जहां दूसरी बॉल नीचे की तरफ जाना शुरू करती है। जहां से दूसरी बॉल नीचे की तरफ जाना शुरू करेगी ना, वहां पहली बॉल जब पहुंचेगी ऊपर से वापस आकर, तो उतनी कॉमन पॉइंट पे आकर उतनी स्पीड हासिल कर लेगी जितनी की दूसरी बॉल ने पहले से हासिल की होगी। तो नीचे जाने तक दोनों की स्पीड सेम होगी और ये डिफरेंट टाइम में पहुंचेगी, लेकिन सेम स्पीड से पहुंचेगी। बच्चों नेक्स्ट है 3.6 शॉर्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस, ऐसे हालात बयान करें इन विच वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a ऑफ अ कार, जिसमें वेलोसिटी v और एक्सेलरेशन a जो है कार के पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, परपेंडिकुलर टू वन अनदर, v 0 हो जाए a 0 ना हो, a 0 हो जाए लेकिन v नॉट इक्वल टू 0, v 0 ना हो। बच्चों देखते हैं टर्न बाय टर्न। एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस, हमें वो हालात बयान करने हैं इन विच वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a ऑफ अ कार, जिसमें वेलोसिटी v और एक्सेलरेशन a जो है कार के पैरेलल हो। पैरेलल कब होते हैं? व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है ना, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होते हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होते हैं। बच्चों ये टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन वाला। एक्सेलरेशन वाले टॉपिक का लास्ट पैराग्राफ है। एक्सेलरेशन वाला लेक्चर आप लोग उसको रिविजिट करें। उस लेक्चर में मैंने ये बात बताई हुई है, एग्जांपल्स की मदद से समझाई थी कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, एंगल भी बताया था 0 डिग्री है। ये सारी बात वहां पर एक्सप्लेन कर दी थी एग्जांपल्स की मदद से। तो बच्चों हम बताएंगे कि व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजिंग, कि जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो देन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होते हैं, क्योंकि उस बाद पॉजिटिव एक्सेलरेशन आता है। एंड दूसरा पार्ट है एंटी पैरेलल कब होते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन? व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस, जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल होंगे, क्योंकि जब वेलोसिटी कम होती है ना तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है। नेगेटिव का मतलब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएंगे। बच्चों तीसरा पार्ट है, इस चीज का दूसरे पार्ट का आंसर भी बच्चों वहां मौजूद है एक्सेलरेशन वाले टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ में। तीसरा है पॉइंट परपेंडिकुलर टू वन अनदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होंगे? व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है ना, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि वेलोसिटी को टेंजेंट से बताया जाता है। एक्सेलरेशन सर्कल में मूव करते हुए सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है उस वक्त। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, देन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वन अनदर। फोर्थ पॉइंट इज दैट v is 0 but a is not, कि वेलोसिटी 0 हो जाए एक्सेलरेशन ना हो। यह भी आपको प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन में बताया कि जब ब्रेक्स अप्लाई होती हैं तो वेलोसिटी तो 0 हो जाती है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। वो एग्जांपल से मैंने क्लैरिफाई कर दिया हुआ है कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड देन वेलोसिटी बिकम 0 बट एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। फाइनली लास्ट कंडीशन उन्होंने ये पूछी है कि एक्सेलरेशन इज 0 बट v इज नॉट 0, कि एक्सेलरेशन 0 हो जाए लेकिन वेलोसिटी 0 ना हो। बच्चों ये तो बहुत आसान बात है कि एक्सेलरेशन 0 हो वेलोसिटी 0 ना हो। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो वेलोसिटी तो है, कांस्टेंट है, चेंज भी नहीं हो रही, तो उस वक्त वेलोसिटी तो होगी, 0 भी नहीं होगी। लेकिन चूंकि वेलोसिटी में यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो उस वक्त वेलोसिटी तो होती है, लेकिन चूंकि चेंज नहीं हो रही होती तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हुए एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं होगी। बच्चों 3.7 शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से है, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
कि मोशन जो कांस्टेंट वेलोसिटी से होती है वो स्पेशल केस है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? इसको डिस्कस करें। बच्चों, जब कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है वो स्पेशल केस नहीं हो सकता, आपको लग रहा होगा कि नहीं हो सकता कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, क्योंकि जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो एक्सेलरेशन तो होता ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। या ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही इसलिए गया है कि आप लोग ये समझें कि जब कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है वो स्पेशल केस है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। वो इस तरह से कि जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। लेकिन जीरो कांस्टेंट है, जीरो एक्सेलरेशन, जीरो कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब जीरो एक्सेलरेशन का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो आंसर हम इसका देंगे यस, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कि मोशन जो कांस्टेंट वेलोसिटी से होती है वो स्पेशल केस है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। इन दिस केस एक्सेलरेशन विल बी जीरो, बट जीरो इज कांस्टेंट। सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। बच्चों, आप लोगों को फर्स्ट 7 शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए गए, इनको आप लोग प्रॉपरली कीजिएगा। इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो मजीद डिस्कस कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज।